फसलों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने के बाद में कई तरह की बीमारियां बढ़ रही है। उनसे बचने के लिए आजकल जैविक खेती का बहुत ज़ोर शोर से प्रचलन है और जैविक खेती के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है बर्मी कंपोस्ट खाद। सेठ सिंह जी, ये जो बर्मी कंपोस्ट है ये कैसे बनाई जाती है और कितनी फ़ायदेमंद है, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं राम राम किसान भाइयों, मैं बता रहा हूँ विस्तार से। ये जैविक जो खाद है वर्मी कंपोस्ट इकाई, ये सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। तो इसकी साइज़ चौड़ाई अगर करें हम इस इकाई की तो 3 फुट होनी चाहिए। लंबाई अगर हम कर सकते हैं तो 15 फुट भी कर सकते हैं, 10, 15, 20, 25 तक कर सकते हैं। लेकिन चौड़ाई अगर 3 फीट करनी चाहिए और ऊंचाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट करनी चाहिए। तो इससे एक तो इसकी देख रेख है, निकालने का काम है, संभालने का काम है, कचरा वचरा डालने का है, वो देख रेख अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। और बराबर ये साइज़ इसकी होनी चाहिए। और इसमें पक्का भी हम बना सकते हैं नीचे से और कच्चा भी रख सकते हैं। पक्का का हमें ये फ़ायदा होगा कि वर्मी वास हमें मिल सकता है। वर्मी खाद के साथ साथ हमें प्लस वर्मी वास मिल सकता है। और अगर कच्चा रहेगा तो उसमें वर्मी वास की हमें वर्मी आवास नहीं मिलेगा। तो इसमें और केचुए जो हैं, ये केचुए ज़मीन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 इंच तक ही जा सकते हैं, बाकी ज़मीन में नहीं जाएंगे। और ज़मीन से मिट्टी के तत्व हैं वो खाते भी नहीं है। ये जितनी भी हमारे पास ये वनस्पति का जो कचरा है, हमारे पास जचे हुए घास फूस, पेड़ पौधों के पत्ते, आड़ू की जो टहनियाँ गिरती है वो वगैरह, जितने भी चीज़ें हैं ये हम इनकी खुराक के लिए डाल सकते हैं। तो इनका वर्मी कंपोस्ट किस तरह है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बने, उसके लिए मैं आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित करूँगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीचे है वो, जैसे आड़ू की नीचे डलने वाली लकड़ियाँ हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ, और मोटी लकड़ियाँ भी, और अन्य लकड़ियाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये नीचे ही नीचे का काम होगा। ये केचुआ है, इसका ऊपर से ये खाता खाता अगर नीचे आएगा तो इनका आवास होगा। और आवास में हमें कम मात्रा में धीरे गति से इनके भोजन मिलना चाहिए और कठोर भोजन मिलना चाहिए, ताकि ये वहाँ प्रवास कर सके। और जैसे हम इनका ऊपर दूसरा अन्य प्रकार के सभी प्रकार के कचरे डालकर इनका आवास की पूर्ण भर्ती करते हैं तो ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अगर इकाई लगानी है तो इकाई लगाने के लिए हमें 1 इकाई की आवश्यकता नहीं, 2 इकाई हमें लगानी चाहिए। जिस तरह आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये 2 इकाई है, ये 2, 7, 3 की साइज़ की है। लेकिन इसमें जो ये ऊंचाई है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। और इसमें कंपोस्ट की अच्छी क्वालिटी बने, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नीचे अगर हमें सबसे पहले बड़ी लकड़ी डालनी चाहिए, उसके बाद हमें गोबर का प्रयोग करना चाहिए। गोबर के बाद में हमें तिलहन जैसे सरसों है, तिल है और सोयाबीन के डंठल हैं, अन्य किसी प्रकार के तिलहन प्रजाति के वैरायटी के जो जितने भी हमारे पास फसल है, अपशिष्ट हैं, उनको हमें नीचे डालना चाहिए। उसके बाद फिर गोबर है, कचरा है, डाल देना चाहिए। उसके बाद हमें लेना चाहिए दलहन का जितना भी कचरा होता है, जैसे दलहन में हमें चना का जो अवशेष कचरा वगैरह मिलता है वो डाल सकते हैं, मोट का डाल सकते हैं, मूंग का डाल सकते हैं, ग्वार का डाल सकते हैं, अन्य कोई भी जैसा भी जिस क्षेत्र में उपलब्ध कचरा हो दलहनी वो हम डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर गोबर पत्ता कचरा फिर हम डाल सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमें अनाज का या धान का, अनाज में अगर जिस क्षेत्र में जैसे गेहूँ होता है, चावल होता है, बाजरी होती है, महुआ होता है, रागी होती है, ये धान वाली जो जितनी भी मक्का है प्रजाति है, इनका कचरा हम ऊपर डालें। और कटिंग का जो कचरा होता है वो यहाँ पशुओं को अगर खिलाते हैं, पशु खाने के बाद जो कचरा छोड़ता है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बाद में हमें गोबर की मात्रा ऊपर डालनी चाहिए। और गोबर की मात्रा हमें सर्वप्रथम मैं बताता हूँ कि ये जिस प्रकार से हम नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं सभी प्रकार के अवशिष्ट डालते हुए, तो इनको पानी की मात्रा हमें नमी बरकरार रखनी है, नमी पानी डालते हुए ऊपर आना है। और नमी इसमें बहुत आवश्यक है। नमी के बाद लास्ट में हमें गोबर की मात्रा डालनी चाहिए। गोबर लगभग 8 से
8 इंची से लेकर 12 इंची तक यानी 1 फुट तक का हम थैया लगा सकते हैं ऊपर, और उसमें बीच में मध्य 6 इंची की एक नाली लगाकर उसमें जैसे 15, 3 और 1.5 की साइज़ की अगर हमारी क्यारी है तो उसमें हम लगभग 4 किलो केचुआ डाल सकते हैं, और उस कोने से इस कोने तक हम बीच में डाल देते हैं, और फिर उनको उसके ऊपर गोबर डालकर, और एक बारदाने का जो टुकड़ा है नमी वाला या दरी फटी टूटी है उसी हिसाब की जो नमी रोक सके, वो जूट का बारदाना है, उसको पूरे को ढकना है और उसको गिला रखना है। दिन में अगर गर्मियों का मौसम है तो 3 बार इसमें हमें पानी यूज करना है। सर्दी का मौसम है तो हमें 1-2 बार संभाल कर देखते रहना है और इसमें नमी बनाई रखनी है। और ऊपर इसमें कई प्रकार की है, जैसे इसको केचुए को खतरा भी रहता है, जैसे इसमें एक टिटहरी आती है, एक घुसली आती है, एक यहाँ एक चिड़िया आती है लैली करके, तो वो अन्य इसके दुश्मन जो पक्षी हैं उनसे बचाव के लिए भी इस बारदाने की आवश्यकता ज़रूरी है, और नमी बनाई रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। और ये लगभग अगर हमें इसकी क्यारी अगर अभी बनाई है तो हमें सर्वप्रथम ये खाद बनने में हमें इसका समय 65 दिन 70 दिन लास्ट होता है, ये पूरी खिली तैयार हो जाएगी और केचुए अपने आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसकी नमी बरकरार रखनी है, और 65 और फिर उसके बाद में जो दूसरी साथ में अगर जॉइंट में अगर एक ऐसी ही उसी साइज़ की क्यारी हो तो उसमें हम अगर इसमें केचुए डाल देते हैं सब भोजन की व्यवस्था करके, तो उसको इसमें जब केचुए डाल रहे हैं तो वो क्यारी में हमें हमारे खेत में जितने भी खरपतवार वगैरह जितने भी हैं अवशिष्ट हैं वो उसमें तैयार कर, वो ये 65 दिन में तैयार हो तब तक दूसरी क्यारी हमें इनके लिए केचुओं के लिए तैयार रखनी चाहिए, ताकि ये खाद तैयार होते ही हमें छान कर चलनी से और जो केचुए आ रहे हैं वो इसमें डाल देने चाहिए, तो केचुए चलते जाएंगे, हमारे खाद भी यूज होता जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको महत्वपूर्ण ये बताऊंगा कि ये छांव में होना बहुत ज़रूरी है। या किसी भी पेड़ पौधे की छांव के बीच में बना सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से आपको इस बेड पे बनाई हुई छांव दिख रही है टेम्परेरी, इस प्रकार की किसान अपने हिसाब से छांव की व्यवस्था कर सकता है। तो इस प्रकार से ये खाद हमारे लिए फसलों में बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बेस्ट तो यह किसान की आय बढ़ाने का भी स्रोत इसमें सबसे बड़ा ये है कि इसमें हम जो हर सीजनेबल हमें 2 या 3 बार हमें नर्सरी खेत के लिए तैयार करनी पड़ती है। तो नर्सरी में पोटरे में हम जो पौध लगाते हैं उसके लिए ये खाद महत्वपूर्ण है, और इसके बिना पौध होगी भी नहीं। और इसके साथ साथ उसमें जैसे कोकोपीट आता है बाज़ार से, इसमें कम से कम 10 से 15% वो मिलाकर वो नर्सरी लगाए, वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक नर्सरी होती है और स्वस्थ पौधा होता है, और वो तुरंत ही नर्सरी जैसे 45 दिन में अगर बाहर होती है। जी, नर्सरी के बजाय ये वर्मी कंपोस्ट जो नर्सरी तो ठीक है, हर किसान नहीं करता, उनके लिए बढ़िया है, लेकिन आम जो किसान है उसको क्या फ़ायदे हैं वो बताइए अन्य फसलों में। अन्य फसलों में अगर जैसे हम यूरिया का उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, और डीएपी का भी करते हैं, अन्य कुछ पोषक तत्व हैं उनका भी करते हैं, लेकिन फ़ायदा ये है कि गोबर में और जितने भी पेड़ पौधे के अवशिष्ट है इनसे तैयार ये वर्मी कंपोस्ट जो हमें मिलता है, इसमें लगभग 40-50 प्रकार के पोषक तत्व न्यूट्रंस हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो सब इसमें विद्यमान है, इसमें है। तो वो पौधे में जैसे ही इनमें डाला जाएगा तो आपको ग्रोथ नज़र आएगी, एक बदलाव फसल में नज़र आएगा, और वो फसल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगी। अन्य खर्चे जो बाज़ार से रासायनिक खाद के हैं वो आपके रुक जाएंगे, वो एक खेती में लाभ होगा। तो ये थी वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में जानकारी। सेठ सिंह जी ने जिस तरह से बताया कि किसान के खेत में जितना भी अपशिष्ट जो बच जाते हैं, ये जितनी भी खरपतवार है, जो घास है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, ये जो सूखी लकड़ियां जो बच जाती है, कंटीली लकड़ियां जो बच जाती है, कचरा बच जाता है, वो सारा का सारा कचरा ला करके इन केंचुओं का भोजन बनाइए और उससे खाद पैदा कर कीजिए। एक तरह से ये 0 कॉस्ट खेती है। आपके खेत में यूरिया का खर्चा, डीएपी का खर्चा और कई तरह के कीटनाशकों का खर्चा ये वर्मी कंपोस्ट बचा सकता है। आपको महज एक ये जो छोटी सी जो इकाई है यह एक बनानी है और उसके अंदर ला करके केंच में छोड़ने हैं, और बार बार ये बढ़ते रहें और खाद बनाते रहें और अपने फसलों में इस्तेमाल करते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ, फिर हम इसी तरह की कृषि से जुड़ी हुई कोई जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।